हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ 58 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर्स को। आज का पहला प्रश्न है, शोधन क्षमता अनुपात की परिभाषा व सूत्र लिखिए। शोधन क्षमता अनुपात की परिभाषा एवं सूत्र 20 वर्ड्स 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। शोधन क्षमता अनुपात वह अनुपात संस्था द्वारा लिए गए ऋण भुगतान पर शोधन क्षमता का आकलन करता है। शोधन क्षमता अनुपात संस्था की कुल संपत्ति का संस्था के कुल ऋण से अनुपात होता है। समझ रहे हैं आप? यानी हम ये कह सकते हैं कि वह अनुपात जो किसी संस्था के द्वारा लिए गए ऋण पर, ठीक है, और ऋण का भी भुगतान करने पर शोधन क्षमता का आकलन करता है। और ये शोधन क्षमता क्या होती है? ये संस्था की कुल संपत्ति और कुल ऋण से इसका अनुपात लेते हैं। यानी संस्था, कोई भी संस्था है, उसकी कुल संपत्ति, ठीक है, वो कितनी है और कुल ऋण कितना है, दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो, उसी को हम क्या बोलेंगे? शोधन क्षमता अनुपात। अर्थात शोधन क्षमता अनुपात इज इक्वल्स टू कुल ऋण अपॉन कुल संपत्ति। ये इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तरदायित्व लेखांकन की समस्या एवं सीमाएं लिखिए। ये 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। उत्तरदायित्व लेखांकन की समस्याएं और सीमाएं 20 वर्ड्स में तो ये बोल देगा कि कोई 2 समस्याएं लिखी हैं, कोई 4 समस्याएं लिखी है। लेकिन अगर ये बोलता है उत्तरदायित्व लेखांकन की समस्या सीमाएं लिखिए तो 50 वर्ड्स में भी आ सकता है डायरेक्ट। ओके, तो 2 नंबर और 5 नंबर में प्रोबेबिलिटी है इसकी। अब आंसर को किस तरह से लिखेंगे वो भी देख लेते हैं हम। उत्तरदायित्व लेखांकन में संगठन को विभिन्न उत्तरदायी केंद्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि कार्य से संबंधित व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सके। ओके, उत्तरदायित्व लेखांकन में क्या होता है कि संगठन में विभिन्न उत्तरदायी केंद्रों में इस तरह से उसके जो स्तर बनाए जाते हैं, केंद्र में इस प्रकार से विभाजन होता है उत्तरदायी केंद्रों में कि कार्य संबंधित केवल जो कार्य जिस व्यक्ति से रिलेटेड है उसको उसी कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए, यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही हो। फिर कमियां क्या है? केंद्रों का निर्धारण कठिन करना है कि ये केंद्र है जो है, कौन कौन से केंद्र हमने स्तर जो बनाए हैं उनका निर्धारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लागतों का वर्गीकरण कि कोई भी संगठन बना है उसमें कितनी कितनी किस लेवल पर कितनी कितनी लागतें लग रही है और हर चीज़ की कॉस्टिंग क्या आ रही है, इसका निर्धारण करने में दिक्कत आती है। लागतों का नियंत्रणीय तथा अनियंत्रणीय लागतों में वर्गीकरण जटिल होता है। कर्मचारियों में उच्चस्थ अधीनस्थ की भावना का विकास भी होता है कि कुछ कर्मचारी अपने आप को उच्चस्थ समझते हैं, कुछ अधीनस्थ समझते हैं। उत्तरदायित्व के साथ अधिकारों की व्याख्या नहीं। अब उत्तरदायित्व जहाँ आते हैं वहाँ उत्तरदायित्व आते हैं, लेकिन अधिकार क्या क्या रहेंगे इसकी व्याख्या प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है कि किसी व्यक्ति के पास उत्तरदायित्व आ गए लेकिन कौन कौन से अधिकार उसके पास होंगे, इसकी व्याख्या प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। निष्पादित कार्यों की संख्या में वृद्धि से कार्यकुशलता में कमी। अब निष्पादित कार्यों की संख्या में वृद्धि होती है कि कार्य जो है निष्पादन प्रॉपर तरीके से हो, ये सुनिश्चित हो। तो जब कार्य निष्पादन की संख्या में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं कार्यकुशलता में कमी हो जाती है कि कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी कार्य करने की निपटाने की कोशिश करते हैं लेकिन कार्य कितना दक्ष हुआ है, कितना कुशल हुआ है, कितना इफेक्टिव तरीके से हुआ है, इसमें हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो यहाँ पर ये कमी भी देखने को मिलती है कि कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। फिर है वृहद संस्था में समय व धन का अपव्यय अधिक। अगर कोई संस्था बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसमें समय और धन उसका भी अपव्यय हो जाता है। समूह भावना का न होना, उत्तरदायित्व में कई बार समूह भावना भी विकसित नहीं हो पाती है। टीम स्पिरिट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। कर्मचारियों का विरोध मानव व्यवहार पर आधारित होने के कारण उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। कर्मचारी विरोध करते हैं, क्या? मानव व्यवहार पर आधारित होने के कारण उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश भी ये करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी 50 वर्ड्स में और इवन ये तो 100 वर्ड्स में भी पूछ सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशंस पूछ सकता है। इसके अलावा किस तरह से इफेक्टिव है, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स तीनों में इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरह से उत्तर को लिखना है आपको, ठीक है। और आप, मेरा जो उत्तर है
उसको आप और भी एनरिच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और भी पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अपकमिंग जब एग्जाम होगी तो हो सकता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में और भी इनोवेटिव हो जाए, तो आप उसको और ऐड ऑन कर लीजिएगा। कोई भी न्यू इनिशिएटिव आप ऐड करते हैं, करंट से रिलेटेड कोई न्यू जिसमें ऐड करते हैं, तो आपके मार्क्स ऑब्टेन में और भी हेल्प होगी। अभी के लिए आंसर मैंने लेटेस्ट बना दिया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो आइए उत्तर को लिखते हैं। इसे डीएनए टाइपिंग या आनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। डीएनए की शेप ऐसे ऐसे कुछ होती है, साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम 1984 में एलेक्स जेफरी ने खोजा था। डीएनए में 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान किंतु 0.1% सभी प्राणियों में भिन्न होते हैं। ये 99.9% भाग सभी प्राणियों में एक जैसा होता है, लेकिन 0.1% भाग में सभी प्राणियों में ये भिन्न होता है। परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। अगर कोई ट्विंस होते हैं, किसी के युग्मनज जुड़वा बच्चे हो गए, तो उनमें डीएनए, उन दोनों बच्चों का डीएनए पूर्ण रूप से समान माना जाएगा, क्योंकि जो डीएनए होगा उन दोनों का एक ही होगा। इस विधि में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। अब ये विधि क्या होती है, इसमें कुछ विशिष्ट जगहों पर विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें पुनरावर्ती डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए भी कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जा सकती है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडॉन नहीं रखते हैं। इनको स्थान को क्या कहते हैं, VNTRS यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये इनको बोला जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल, ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। रुधिर यानी ब्लड, लार और बाल, या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ से डीएनए लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ बाल को या लार को या ब्लड को ही लेते हैं, या कोई भी तरल से या फिर पदार्थ के डीएनए से लिया जाता है, लेकिन मोस्टली ये तीन ही लिए जाते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी लेते हैं। डीएनए को कोई भी संचित शुक्राणु हो गया या फिर अन्य संचित जैविक अणुओं में से भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तो दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। अब ये समानता कैसे देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि मान लो कि एक व्यक्ति का हमने डीएनए ले लिया तो दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेंगे, तो दोनों में जब न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता एक जैसी होगी या फिर अलग होगी, दोनों बातों को देखेंगे हम। तो समानता को देखेंगे तो दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और फिर दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो उस मेथड को क्या बोलेंगे हम, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग क्या होता है, ये पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। पैतृक परीक्षण में कैसे, अगर कोई मान लो पैतृक संपत्ति का दावा हो रहा है, कोई गलत व्यक्ति पैतृक संपत्ति पर दावा नहीं करे, इसके लिए क्या होता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वहां पर की जाती है कि ये जो दावा कर रहा है वो अपने पूर्वजों की संतान है या नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करता है, संपत्ति के लिए भी, पैतृक परीक्षण में भी। यह रेप, मर्डर और अन्य अपराधों में अपराधी के निर्धारण में, अब कई बार रेप के, मर्डर के केस हो जाते हैं और वो अपने सबूत को छुपा देते हैं, लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में अगर कोई बाल मिल गया, नाखून मिल गया, या फिर कोई इसमें पीछे दिया हुआ है जैसे लार मिल गया, ब्लड मिल गया, इन तीनों में से कुछ मिल जाता है तो उसका सैंपल लेकर फिर टेस्टिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, रेप, मर्डर और अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी, अब विलुप्तता की कगार पर खड़े हुए कोई भी फ्लोरा और फोना है, दोनों के लिए, फोना के लिए, जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक होता है, क्योंकि जंतुओं का हम सैंपल लेते हैं, सैंपल में देखते हैं कि ये विलुप्त होने के कगार पे, तो उसका संरक्षण भी हम कर सकते हैं। इस तरह से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है आज के टाइम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती है, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। ये भी 100 वर्ड्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे 20-50 वर्ड्स में छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। मानव शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है। इसमें एक स्वाभाविक है, दूसरी है उपार्जित। स्वाभाविक जो ऑटोमेटिकली बॉडी में जनरेट होती रहती है अकॉर्डिंग टू वायरस अटैक एंड बैक्टीरिया, तो ये हमेशा क्या होगी, अगर ये स्वाभाविक रूप से होगी तो अपने आप आएगा, छोटा मोटा बैक्टीरिया आया, वो हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे में ऑलरेडी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है जो उस वायरस या बैक्टीरिया को हम पर शरीर पर अटैक करने से रोकती है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो बॉडी कई बार उसको झेल नहीं पाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली फेल हो जाती है। लेकिन अगर हम उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की बात करें, क्योंकि डिटेल से तो हमें इसे कोई पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बाहर से जब दी जाती है प्रतिरक्षा तो हम उपार्जित इसको बोला जाता है। अब देखते हैं डिटेल से उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इस प्रतिरक्षा में पोषक होस्ट किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है,
यानी बाह्य पदार्थ के प्रति क्या होता है, बिल्कुल सेंसिटिव होता है ये और आक्रमण करता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण भी किया जाता है। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की क्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय होती है तथा इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में ऐसे बोल सकते हैं हम कि कोई प्रतिरक्षा में क्या होता है, पोषक यानी एक होस्ट होता है जो ये सब क्रिया को होल्ड करता है। तो उसमें क्या होता है, किसी विशेष सूक्ष्म जीव और या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात होता है। जैसे कि कोई बाह्य पदार्थ आया, कोई सूक्ष्म जीव आया, जब वो अटैक करेगा तो होस्ट पर अटैक आ गया मान लो, और फिर क्या होता है, प्रतिरक्षों का निर्माण करता है और फिर ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अब प्रतिरक्षों का निर्माण होगा और ये जो प्रतिरक्षी बना है वो एंटीजन हमारा प्रतिजन है उसके साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और उसके परिणाम स्वरूप मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है और वो क्या करती है, शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन भी करती है और जो वायरस ने जो हमारे ऊपर अटैक करा है उसको भी डीएक्टिवेट करती है। उपाचित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है प्रतिरक्षा, एक तो सक्रिय यानी एक्टिव, एक होती है निष्क्रिय यानी पैसिव। सक्रिय में क्या होगा, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षों का निर्माण करता है। यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। यानी हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जिसमें शरीर एंटीजन के विरुद्ध खुद प्रतिरक्षों का निर्माण करता है और यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए ही होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण किया गया है। यानी जिसके लिए काम बनाया गया है, जिस प्रयोजन के लिए प्रतिजन के लिए बनाया गया है, केवल उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण करना सक्रिय कहलाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा इस प्रकार की प्रतिरक्षा जिसमें शरीर में किसी भी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध व्यवहार से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षा का निर्माण भी नहीं किया जाता, जैसे डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस के टिकड़े हो गए, ये इसी बेस पर चलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर। ओके, आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे।